नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दिल्ली एनसीआर में कई बड़े बड़े शहरों में उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो आइए हम इस एक्ट के कुछ जो मेजर प्रोविजंस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट है क्या और ये कौन कौन से जो लोग हैं इसके अंदर आते हैं, जिनका जो एक्ट है जिनको कंट्रोल करता है। ये खासकर जो प्रमोटर्स हुए, रियल एस्टेट एजेंट्स हुए और अलॉटीज हुए, ये सब जो है उनके लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। और ये इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है पहले उसको देख लेते हैं। ये एक्ट जो बनाया गया था वो रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी था, जो कि रेगुलेट करेगा प्रमोशन को और रियल एस्टेट सेक्टर को, ताकि जो भी प्लॉट हैं जो बेचे जाते हैं, अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स, और या फिर कोई भी सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, ताकि उनको एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर पे दिया जा सके, और जो कंज्यूमर्स हैं, खासकर जो कंज्यूमर्स हुए, उनके राइट को बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक मैकेनिज्म बनाया जा सके ताकि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं स्पीडी, जो डिस्प्यूट्स हुए दोनों, जो कंज्यूमर हुए, जो अलॉटीज हुए, उनको, और जो बेचने वाले होते हैं, और जो प्रमोटर्स हुए, एजेंट्स हुए, तो उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया जा सके। और एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है, अपीलेट ट्राइब्यूनल की भी गठन करने का जो है ये एक्ट, वो जो प्रावधान है इसमें, और जो कि एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो बनाया गया है इसमें, जो कि रियल एस्टेट का जो एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है, जो भी अपील्स होंगी, जो भी डिसीजंस आएंगे, डायरेक्शंस आएंगी, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो देगी, तो उन सब अपील्स को भी वो सुनेगा, और फिर जो भी मैटर्स होंगे उनके साथ जो कनेक्टेड होंगे। तो ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था जो एक्ट बना हुआ है। और फिर इसके जो डेफिनेशंस बता रखी हैं कुछ एक्ट के अंदर, ये कौन कौन से जो डेफिनेशंस है उसके जो बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक जो रूल, जो सेक्शन 3 है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन 3। वो क्या कहता है, देखिए, वो बताता है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल स्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, कोई भी जो प्रमोटर है, अगर वो कोई भी एडवर्टाइज करता है, जब मार्केट करता है, या फिर बुक करता है, या फिर सेलिंग करता है, या फिर कोई ऑफर देता है कि हमारे जो कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो या फिर लोगों को इनवाइट करता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देखिए, आप उनको खरीदिए, या जो भी उनका जो प्लानिंग है, तो उनको, मतलब जो ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी जो प्रमोटर है, जब तक वो रजिस्टर नहीं कराएगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, तब तक वो ना तो वो कोई एडवर्टाइज कर सकता है, ना फिर कोई मार्केट कर सकता है, ना कोई बुक कर सकता है, ना फिर कोई सेल कर सकता है, या फिर इवन ऑफर टू द सेल भी नहीं कर सकता, जब तक वो बिना कोई रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी को के अंदर, जब तक वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराता है। तो ये एक्ट सेक्शन 3 जो है साफ साफ ये बताता है। और अब ये देखिए, एक्ट आया था 2016 में, अब ये कई प्रोजेक्ट्स थे वो चल रहे थे, और हो सकता है चल भी रहे हों कई जगह। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर कोई भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और अभी उसमें कोई भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है ऐसे में, तो प्रमोटर जो होंगे उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी अथॉरिटी के समक्ष कि वो अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना होगा 3 मंथ्स के अंदर ही। जब भी ये एक्ट आया था, तो अब ये एक्ट 2016 में आया था, तो जितने भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने को 3 महीने के अंदर रजिस्टर कराना उनको अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर साथ में ये बताया कि अब साथ में ये तो था रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो प्रमोटर्स थे, अब ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जब कई प्रमोटर्स हैं, कई छोटी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये सब ये बताया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, वो इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जहां कोई लैंड है, जो प्रमोटर है उस लैंड को डेवलप करने की कर रहे हैं, वो उनकी जो लैंड की जो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है।
अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं कर रहा है, 500 स्क्वायर मीटर से कम है, और या फिर नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो हैं वो 8 से ज्यादा नहीं है, तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेजेस, तो इन उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर ये बताया कि कुछ जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जैसे जिस स्टेट के अंदर है, तो वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बताया था कि जो भी लैंड है, अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो जो थ्रेशोल्ड को जो 500 स्क्वायर मीटर है, जहाँ 8 अपार्टमेंट्स हैं, उनसे वो रिड्यूस भी कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे बताया कि जब प्रमोशन जिन प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, जिनके पास मिल चुका है कंप्लीशन सर्टिफिकेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, जब जो भी कन्वेंसमेंट जब एक्ट कमेंस हुआ था, उससे पहले उनको अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ये उसमें भी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। और जो फिर साथ या फिर जो प्रोजेक्ट है वो रेनोवेट करने के लिए है, या फिर रिपेयर के लिए है, या फिर रीडेवलपमेंट के लिए है, तब जिसमें कोई मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ना ही किसी प्रकार का सेलिंग है, या फिर जो अपार्टमेंट हो, या प्लॉट हो, बिल्डिंग हो, जो भी बंद केस हो उसी के हिसाब से, तो ऐसे केसेस में भी अगर वो रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो रेनोवेट कर रहे हैं, तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था सेक्शन 3। सेक्शन 3 साफ साफ बताता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो भी डेवलपर होंगे उनको अपना अनिवार्य करना होगा, और ये बाकी के जो प्रोविजंस जो बताए गए हैं किस तरीके से वो रजिस्टर कराएंगे। अब साथ में सवाल दूसरा उठता है रियल एस्टेट एजेंट। अब ये तो प्रमोटर हुआ, जो रियल एस्टेट एजेंट हुए, जो बेचते हैं, जो प्रमोटर के बिहाफ पे काम करते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट है, उनको भी जो है वो रजिस्टर कराना अनिवार्य है। ये सेक्शन 9 जो यही बताता है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट है, वो जो फैसिलिटेट करेगा, सेलिंग करेगा, या परचेज करेगा, या फिर किसी बिहाफ ऑफ पर्सन्स के बिहाफ पे बेचेगा, कोई भी प्लॉट हुआ या अपार्टमेंट हुआ, बिल्डिंग हुआ, जो भी केस होगा उस हिसाब से, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो भी रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 3 के तहत, तो उसको भी जो प्रमोटर बेचना चाहता है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको अभी अनिवार्य है रियल एस्टेट एजेंट को। और जो भी रियल एस्टेट एजेंट होंगे उनको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन अथॉरिटी को देनी होगी, और जो भी टाइम जो होगा, जो मैनर जो भी तरीका होगा अथॉरिटी बताए जिस हिसाब से बताई होगी, और साथ में एक फीस देनी होगी, और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे जो भी प्रिस्क्राइब करेगी। और उसके बाद अथॉरिटी जो होगी अपने हिसाब से जो मैनर, जो प्रोसीजर जो डेवलप बताएगी, हर स्टेट की अपनी अपनी अथॉरिटी होगी, वो अपना जो प्रोसीजर बताएगी, जो भी कंडीशंस वो बताएगी, उसको फुलफिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन जो होगा रियल एस्टेट एजेंट को दे देगी फॉर इंटायर स्टेट। जिस स्टेट के होंगे रियल एस्टेट, तो वहाँ के पूरी स्टेट का आपको उनको रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या फिर यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो उनका मिल जाएगा। और या फिर रिजेक्ट कर देगी, अगर कोई भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अगर उनकी जो एप्लीकेशंस नहीं होगी, तो उसको रिजेक्ट भी कर देगी। और अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलती है, तो कुछ कंप्लीट सारी जो प्रोसीडर्स को फॉलो करने के बाद सब सेक्शन 3 के तहत अगर वो सारी कंडीशन कंप्लाई करने के बाद अगर एप्लीकेंट को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलती है, तो ये माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। और तो ये जो सेक्शन बनाया गया था 9 का। अब फंक्शंस क्या थे रियल एस्टेट एजेंट के, वो बताए गए हैं सेक्शन 9 के अंदर, जो भी रजिस्टर्ड होंगे, कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट होंगे वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे किसी प्रकार से कि वो सेलिंग या परचेज को, किसी भी प्लॉट को जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का होगा, अगर जो प्रमोटर द्वारा बेचा गया है किसी भी प्लानिंग एरिया में जो अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो मतलब कोई भी प्रमोटर अगर कोई भी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो रियल एस्टेट एजेंट किसी प्रकार से सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई प्लॉट बेच सकते हैं, ना ही अपार्टमेंट को या बिल्डिंग को। तो ये जो भी करेंगे तो मीन्स एक्ट के कॉन्ट्रावीन में जाएंगे। अगर कोई प्रमोटर ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, उसके बाद भी रियल एस्टेट एजेंट बेच रहे हैं इस प्रोजेक्ट, इसको, बिल्डिंग को, प्रोजेक्ट को, तो वो ये रूल जो सेक्शन 3 है उसका वायलेशन होगा। और उनको हर रियल एस्टेट एजेंट को एक बुक होगी, बुक ऑफ अकाउंट होगा, रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी बताए गए होंगे उनको मेंटेन करनी होगी, और किसी प्रकार के अनट्रेड जो प्रैक्टिस है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार का एक जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देंगे किसी प्रकार का कि इस प्रकार का स्टैंडर्ड है या ग्रेड है, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे प्रमोटर को कि उन्होंने या फिर उन्होंने अप्रूवल ले लिया, एफिलिएशन ले लिया प्रमोटर के हिसाब से, या फिर किसी प्रकार की मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वो इन सब के लिए प्रोहिबिशन दिया गया है कि ये इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानी गई है। और या फिर परमिट कर जो
या फिर परमिट या फिर एडवर्टाइजमेंट को पब्लिकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की किसी भी न्यूज़पेपर में जो कि वो सर्विसेज के लिए जो कि ऑफर नहीं की जाती, तो इसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर ही माना जाएगा। तो ये एक हो गए थे रूल। सेक्शन नंबर 9 था जो रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर बना था, और जो उनकी ड्यूटीज थी, जो फंक्शंस थे, वो बताए गए थे। और ये फंक्शंस बताए गए हैं चैप्टर 3 के अंदर कि प्रमोटर के क्या क्या फंक्शंस हैं, और ये उन सबको ये फंक्शंस को मेंटेन करने होंगे। और इसके बाद अगर वो किसी थर्ड रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट को किसी थर्ड पार्टी को भी बेचना चाहते हैं, तो उनको 2/3 अलॉटीज से वो कंसेंट लेनी होगी, और बिना किसी अप्रूवल के वो 2/3 अलॉटी से नहीं दे सकते, एक्सेप्ट अगर प्रमोटर बिना किसी अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी से भी वो इस तरह के थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते अपना प्रोजेक्ट। तो ये सारे फंक्शंस बताए गए हैं, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस भी हैं जो बनती हैं प्रमोटर के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं जब प्रोस्पेक्टस को देते हैं। और जो अगर ये सेक्शन 13 के हिसाब से बताया गया है कि कोई भी जो प्रमोटर है बिना किसी एग्रीमेंट में आने, जब भी कोई एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं, तो वो 10% से ज्यादा अमाउंट है वो नहीं ले सकते हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट की होगी। मान लीजिए 1 करोड़ का है तो 10 लाख से ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस अमाउंट को, जो भी केस में बनता होगा उस हिसाब से। और एडवांस पेमेंट और जो भी एप्लीकेशन फीस होगी बिना किसी एग्रीमेंट ऑफ सेल के मतलब जब भी एग्रीमेंट ऑफ सेल करते हैं तो उससे 10% से ज्यादा वो अमाउंट नहीं ले सकते। और फिर साथ में उनको ये सारे जो भी एग्रीमेंट टू सेल करेंगे तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स लिखने होंगे उनको कि जो प्रोजेक्ट कैसा है उनका, और उसमें कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल बताना होगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, और जो उनके इंटरनल डेवलपमेंट और जो प्रोजेक्ट्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, और जो वो डेट्स और मैनर्स में जिस हिसाब से वो पेमेंट कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट या बिल्डिंग जो भी केस बनता होगा, जो भी अलॉटीज को जो दिए जाएंगे, डेट ऑफ पोजेशन किस तरीके पे उनको पोजेशन दी जाएगी अपार्टमेंट प्लॉट का, या हैंड ओवर किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रमोटर अगर वो नहीं देते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा प्रमोटर को देना होगा अलॉटीज को, और अगर किसी प्रकार का वो डिफॉल्ट करते हैं तो ये जो है सेक्शन 13 पूरा जो है अलॉटीज के फेवर में बनाया गया है कि उनको पूरा का पूरा उस हिसाब से करना होगा। 10% से ज्यादा जो अमाउंट है वो नहीं ले सकते हैं। और इसी प्रकार से ऑब्लिगेशंस भी बता रखी हैं रियल एस्टेट जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में भी, तो वो सेक्शन 13 के अंदर बता रखी हैं। और सेक्शन 17 जो बता रखा है वो ट्रांसफर ऑफ द टाइटल के बारे में बता रखा है कि जो भी टाइटल जो होगा वो किस तरीके से वो ट्रांसफर करेंगे, तो वो एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड होगी वो अलॉटी को देंगे, जिसमें अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल होगा जो कॉमन एरियाज होगा टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी केस बनता होगा जब वो फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्लॉट देंगे। तो ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है सेक्शन 17 के अंदर बताया हुआ है। और अब ये सेक्शन 18 जो है वो बताया गया है कि जो अमाउंट और कॉम्पोजिशन होगा, अगर कोई भी प्रमोटर है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है कंप्लीट करने में, तो जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट फॉर सेल होगा उसको जो ड्यूली कंप्लीटेड जो बताया गया होगा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, ये इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिजनेस को एज ए डेवलपर के तौर पे, तो वो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो अलॉटीज की डिमांड को जो अगर अलॉटी विड्रॉ कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट से, तो कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, तो अमाउंट जो रिसीव लिया गया है उनके द्वारा, तो जो एग्रीमेंट या प्लॉट जो भी केस होगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ ही वो अमाउंट है उसको कॉम्पनसेट करेंगे अलॉटीज को। अगर जो अलॉटी है वो विड्रॉ नहीं करते हैं प्रोजेक्ट से, लेकिन तो उसके बाद भी प्रमोटर को हर महीने का जो भी डिले होगा, हर महीने का देरी का जो इंटरेस्ट है वो देना होगा, और जब तक वो पोजेशन जो है वो हैंड ओवर नहीं कर देते हैं। और इस प्रकार से जो प्रमोटर है वो कॉम्पनसेट करेंगे अलॉटीज को। अगर कोई भी डिफेक्टिव टाइटल होगा लैंड का, या फिर जो प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जा रहा है और जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्ट द्वारा, अगर इसके बाद भी प्रमोटर जो है वो फेल हो जाते हैं डिस्चार्ज ड्यूटीज पे, तो या फिर कोई भी एग्रीमेंट फॉर द सेल्स के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पाते, तो वो जिम्मेदार होंगे जो भी कॉम्पनसेशन होगा अलॉटीज को, जो भी मैनर है बताया गया है जो एक्ट के अंदर। तो इसी प्रकार जो राइट्स एंड ड्यूटीज अलॉटीज के भी बता रखे हैं वो चैप्टर 4 के अंदर बताए गए हैं। अलॉटीज को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उसमें बताया कि उनकी
वो पूरी राइट होगा कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी उनका सैंक्शन प्लान है, लेआउट प्लान जो है विद स्पेसिफिकेशन के साथ जो अप्रूव्ड किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, और अलॉटीज जो है उनको पूरी राइट है कि वो जानकारी रखने का कि स्टेज वाइज कब उनका जो प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट होगा, जिसमें जो प्रोविजंस होंगे वाटर के, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के, जो भी एमिनिटीज है जो प्रमोटर द्वारा दी गई है अलॉटीज को, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बताई गई हैं। और इसके बाद जो अलॉटी हैं वो इंटाइटल्ड होंगे जो क्लेम ऑफ पोजेशन ऑफ अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग जो भी केस होगा, और वो राइट उनका पास वो इंटाइटल्ड होंगे कि वो पोजेशन ऑफ द कॉमन एरियाज जो डिक्लेरेशन दिया गया है प्रमोटर द्वारा, जो सब सेक्शन 2 और जो क्लॉज एल ऑफ दी सब क्लास सी, सब क्लास एल ऑफ दी सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। और फिर इसके बाद ये बताया गया कि जो अलॉटी हैं वो जो भी अमाउंट है जो दिया गया उसके भी हकदार हैं विद इंटरेस्ट के साथ, अगर प्रमोटर जो है वो कंप्लाई नहीं करता है पोजेशन देने में अपार्टमेंट, प्लॉट या जो बिल्डिंग, जो भी केस बनता होगा इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल जो किया होगा उसमें कोई ब्रीच कर देते हैं या फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिजनेस को, तो वो सारे जो अलॉटी को पूरा राइट है कि वो रिफंड कर ले सकते हैं अपने अमाउंट का। और साथ में अलॉटी के पास भी पूरा राइट होगा कि वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट और प्लान जो कॉमन एरिया के बताए गए हैं जब वो फिजिकल पोजीशन ऑफ अपार्टमेंट, प्लॉट जो दिया गया है प्रमोटर द्वारा, तो ये सारे राइट्स हैं वो डिफाइंड किए गए हैं। और साथ में बताया कि जो भी फॉर्मेशन होगी एसोसिएशन अलॉटीज हैं वो अपनी एसोसिएशन भी बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं एसोसिएशन, सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द अलॉटीज। और जो भी अलॉटी हर अलॉटी के पास फिजिकल पोजीशन होगी अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग, जो विद 2 महीने का जब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उसके 2 महीने के अंदर उनको जो है फिजिकल पोजीशन मिल जाना चाहिए। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज बता रखी थी अलॉटीज की। और साथ में ये भी बताया था कि वो उनका पूरा राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड होगी प्लॉट की, जो भी जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है सब सेक्शन 1 और सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट। तो ये तो सारे डिफाइंड थे सब तक एक्ट में, प्रमोटर्स के, रियल एस्टेट एजेंट्स के और अलॉटीज के। अब यहाँ पर ये चैप्टर 5 जो है रियल एस्टेट एक्ट जो है, जो एक्ट बनाया गया रीरा एक्ट, तो उसका चैप्टर 5 है वो बताया गया है एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में, कि मींस इन सबको कंट्रोल कौन करेगी, एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कंट्रोल करेगी, और उस अथॉरिटी का नाम दिया गया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हर स्टेट की अपनी अपनी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, जो पावर्स है वो डिफाइंड की जाएगी, जो गवर्नमेंट ने दे रखी है उनको पावर्स। और इनमें जो कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक तो अथॉरिटी की जो होंगे एक तो चेयरमैन होंगे और कम से कम 2 मेंबर्स होने जरूरी हैं। और जो क्वालिफिकेशंस होंगी चेयरपर्सन को, मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी की, जो एक सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। और सिलेक्शन कमेटी जो होंगे वो हाई कोर्ट के जज होंगे और या फिर उनके नॉमिनी, और सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट के जो हाउसिंग और लॉ सेक्रेटरी होंगे, वो डिसाइड जो है वो करेंगे। तो ये सारे रियल एस्टेट अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं और चेयरपर्सन हैं उनके बारे में बताया गया है। अब कोई भी पर्सन होगा, मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट हो गया अथॉरिटी के मीन्स किसी अलॉटी का प्रमोटर के साथ या फिर रियल एस्टेट एजेंट के साथ, तो वो अपनी कंप्लेंट जो है अलॉटी वो दे सकते हैं। ये कोई भी एग्रीवेट पर्सन होगा, तो यहाँ पर कोई सिर्फ ये नहीं कि अलॉटी ही दे सकते हैं, कोई भी एग्रीवेट पर्सन होगा, कोई भी एग्रीवेट पर्सन होगा वो अपनी कंप्लेंट अथॉरिटी को दे सकता है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को दे सकता है। जो भी कोई वायलेशन करेगा एक्ट का, जो वायलेशन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट करेगा, तो चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे अलॉटी भी क्यों ना हो, और या फिर रियल एस्टेट एजेंट हो, तो कोई भी जो भी वायलेट करेगा तो वो इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अथॉरिटी के समक्ष। और यहाँ पर बताया गया है कि फंक्शंस क्या है अथॉरिटी के। वो फंक्शंस जो है वो एक प्रमोशन है रियल एस्टेट सेक्टर का। अथॉरिटी का जो फंक्शन है कि ये सब एक तो राइट्स अलॉटीज और प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा ताकि टाइम बाउंड मैनर पे अप्रूवल लिया जा सके, क्लियरेंस लिया जा सके इस प्रोजेक्ट का। तो ये सारे फंक्शंस बता रखे हैं। और इसके बाद बताया गया था अथॉरिटी के और जो फंक्शंस हैं वो ये भी हैं कि वो रजिस्टर करें जो रेगुलेटर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी रजिस्टर करेगी, और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रजिस्टर करेगी अंडर दिस एक्ट में। और एक वेबसाइट भी
जो है वो बनाएगी, जो जो एक वेबसाइट होगी जो जिसमें रिकॉर्ड्स होंगे, ताकि जो भी पब्लिक्स हैं वो अपने उन सबको असेस कर सके रिकॉर्ड को। और एक डाटाबेस भी बनाएगी वेबसाइट में जिसमें पब्लिक व्यूइंग के लिए होगा, जिसमें नेम एंड फोटोग्राफ्स होंगे प्रमोटर्स के और डिफॉल्टर्स के भी होंगे, जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स होंगे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ये डिफॉल्टर्स हैं। और एक डाटाबेस भी बनाएगी जो पब्लिक व्यूइंग के लिए, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के जो फोटोग्राफ्स होंगे वो बताए होंगे, और या फिर उनके भी नाम होंगे जिनका रिजेक्ट हो गया है या फिर रिवोक्ड हो गया है, रियल एस्टेट एजेंट्स का भी। तो ये इस तरह की एक वेबसाइट का भी एक फंक्शन है अथॉरिटी का, वो बताया गया है। और यहाँ पे एक और पावर दी गई है अथॉरिटी को कि वो इंफॉर्मेशन को ले सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये सेक्शन 35 के अंदर पावर दे रखी है। और फिर साथ में सिविल कोड की भी पावर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को वो समन दे सकती है, वो प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर पर्सन को नोटिस देके समन देके बुला सकती है। ये सारी पावर्स सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अथॉरिटी के पास है, जो कि एक सिविल कोड की होती है। और या फिर कमीशन भी इशू कर सकती है, या फिर कोई भी मैटर होगा जो प्रिस्क्राइब्ड होगी, तो और फिर इंटरिम ऑर्डर्स भी दे सकती है। ये सारी अथॉरिटी को काफी पावर दे रखी है इस एक्ट के अंदर। और लेकिन साथ में ये भी कह रखा है कि जो अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो फॉलो जरूर करेगी। मींस किसी को अगेंस्ट में नोटिस दिया है, मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको नोटिस देगी, उसका व्यू जरूर जानेगी, उसके बाद ही जो है वो एक्शन लेगी। तो सेक्शन 38 के अंदर पावर की अथॉरिटी का बता रखा है। तो अब इसके बाद ये हुआ कि ये सारे तो हुए अथॉरिटी का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक लिटिगेशन से रिलेटेड है, वो बताया गया रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। मींस अगर कोई रीरा का जो अथॉरिटी का कोई ऑर्डर है, वो अगर उससे कोई एग्रीवेट हो गया है, या फिर वो कोई भी पर्सन है एग्रीवेट हो जाए कि चाहे उन्हें लगे कोई हमें इंसाफ नहीं मिला अथॉरिटी से, तो वो एक अपनी रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी अपनी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। मींस अपील फाइल कर सकते हैं, नॉट ए कंप्लेंट, एक अपील है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्ट ये भी कहता है कि रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल भी होना जरूरी है, रियल एस्टेट अथॉरिटी के ऊपर होगा। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी ये बनाएगी, और इसमें एक जुडिशियल मेंबर होंगे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे। तो ये जस्ट लाइक एक ट्राइब्यूनल की तरह काम करेगा। तो एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर होंगे, और गवर्नमेंट चाहे तो वो दो स्टेट की, दो या उससे अधिक स्टेट की एक सिंगल अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बना सकती है। मान लो दो स्टेटें होंगी, उसका एक कॉमन अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बना सकती है, या फिर दो कॉमन यूनिट टेरिटरी होगी, दो से ज्यादा हो गए तो उसका भी एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना सकती है। तो इसमें बेंचेस होंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल में, एक जस्ट लाइक ट्राइब्यूनल जितने भी बने हैं ट्राइब्यूनल उसकी तरह ये काम करेंगे। और फिर इसमें बताया कि अपीलेट ट्राइब्यूनल की ज्यूरिस्डिक्शन होगी, जो भी अपील सुनेंगे तो वो उसके अथॉरिटी के ऊपर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन होगी। और पर जो अगर कोई प्रमोटर कोई अपील फाइल करता है, तो मींस पहले तो अलॉटी का बता रखा है, अलॉटी अगर कोई अथॉरिटी के ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एक्ट के अंदर वो अपनी अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल में दे सकता है, इसमें उनको कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर प्रमोटर है, प्रमोटर जो अगर वो अपील जो अथॉरिटी के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया कि उनको 30% जो है वो फीस डिपॉजिट करनी होगी। कई बार प्रमोटर हुआ है डिले करने के लिए, या फिर एग्रीवेट मतलब प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए, तो इसको रोकने के लिए, ताकि मतलब प्रोसीडिंग को डिले ना करें, तो इसलिए कम से कम इनको 30% जो है वो डिपॉजिट करना होगा, जो भी प्लेंटी अवार्ड की गई है। तभी जब तक वो 30% डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक उनकी जो है अपील जो एडमिट नहीं की जाएगी। तो यह सारा उनके अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर बताया है। अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑफ एप्लीकेशन दी जाएगी जो कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और अपील्स टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो जो भी अपील होगी वो 60 दिन के अंदर जो है वो फाइल करनी होगी विद जो डायरेक्शन कॉपी, जो भी डायरेक्शन दी जाएगी। जैसे अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसके 60 दिन के अंदर ही अपील फाइल करनी होगी। तो इसमें कुछ टाइम का डिले भी जो होता है, तो वो भी अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा वो कंडोन भी करेगा डिले को, और जो भी ग्राउंड्स होंगे, रीजन जैसे लाइक लिमिटेशन एक्ट के अंदर जैसे बताए गए हैं, तो इसमें भी कुछ जो रीजंस कुछ ऑर्डिनेट डिले होगा तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल सुन सकता है इसमें। और इसके बाद बताया कि जो भी कॉपी होगी ऑर्डर की वो अथॉरिटी को भी देगा, और एजुकेटिंग ऑफिसर होगा उसको देगा। और अब बताया कि जो कॉम्पोजिशन क्या है अपीलेट ट्राइब्यूनल की, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और दो मेंबर होंगे, फुल टाइम मेंबर होंगे, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर होंगे और एक टेक्निकल मेंबर होंगे। और जो क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं इसमें कि एक तो जो चेयरपर्सन है वो कम से कम जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, और जुडिशियल मेंबर जो है या तो उनका 15 साल का अनुभव हो इंडियन लीगल सर्विसेज में,
या फिर एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रहे हो, और या फिर एडवोकेट हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो उनका। और टेक्निकल मेंबर का बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी कम से कम रैंक के होने चाहिए और 20% ईयर्स का उनका होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशंस हैं, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया हुआ है इस पोर्शन के ऊपर, इस एक्ट के अंदर। और फिर अब आगे बताइए, देखिए अब ये बताया पावर क्या है ट्राइब्यूनल्स की। जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उनकी काफी पावर्स है, और वो अपने प्रोसीजर खुद भी डेवलप कर सकते हैं। और जो उनका जो प्रोसीजर होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो बाउंड नहीं होगा, कि जैसे सिविल कोर्ट्स में इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है तो ये समरी प्रोसीजर्स की तरह ही होगा। और समन दे सकते हैं कोई भी डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, और एफिडेविट्स पे एविडेंसेस ले सकते हैं, कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं, और अपने डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकते हैं। मींस कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कोई अपना जजमेंट या ऑर्डर दिया तो उसको रिव्यू करने की भी इनके पास पावर है, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन डिफॉल्ट होगी एक्स पार्टी पे तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकते हैं, जो भी अनदर मेथड होगा प्रिस्क्राइब्ड होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो भी अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो पावर है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह देखी जाएगी अंडर सेक्शन 193, 219, 228 और 196 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अपीलेट ट्राइब्यूनल जो होंगे वो एक सिविल कोर्ट की तरह ही रखेंगे पावर, और 195 ऑफ द चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसकी ये अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो पावर्स है वो डिफाइंड है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर। और फिर अब इसके बाद जो होगी अपील वो हाई कोर्ट में ही अपील होगी। तो मींस अगर कोई भी पर्सन एग्रीवीड है तो ये लिमिटेशन भी बता रखा है कि अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से भी उनके अगेंस्ट में गया है या फिर उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, या ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, तो 60 दिन के अंदर ही वो अपनी अपील है वो फाइल कर सकते हैं। जो ग्राउंड स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर, तो 60 दिन के अंदर ही वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। 60 दिन के बाद भी हाई कोर्ट अपील ले सकता है, वो भी अगर ऑर्डिनेट डिले होगा तो वो अपने कोई ग्राउंड्स होंगे बताएंगे, तो उसके बाद वो अपील को भी सुन सकते हैं। तो अब इसकी जो ऑफेंसेस क्या है, ऑफेंसेस ये तो सारा एक्ट हो गया। अब इनके ऑफेंसेस और प्लेंटीज भी डिफाइंड किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो कि चैप्टर 8 के अंदर बताए गए हैं। अगर कोई भी पनिशमेंट है, अगर कोई भी प्रमोटर है वो सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कराता है तो इसमें 3 साल तक की पनिशमेंट का प्रावधान है, और जो फाइन है जो कि 10% तक की जो एस्टिमेट कॉस्ट होगी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वहां तक जा सकता है। और जो प्लेंटी जो सेक्शन 4 के अंदर दी जाती है तो इसमें 5% तक की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वहां तक जाएगी। और जो एक्ट अगर कोई प्रमोटर इसके बाद भी वायलेशन करता है तो इसमें प्लेंटी जो है जो लायबल होगी प्लेंटी जो 3 और 4 की वो जो है वो 5% तक की जाएगी, एस्टिमेट कॉस्ट जो डिफाइन की गई अथॉरिटी द्वारा। तो ये सारे एक्ट के अंदर जो प्लेंटी है वो बताई गई है। सेक्शन कोई रजिस्टर नहीं कराता है, या फिर सेक्शन 4 के अगेंस्ट में जाता है, या फिर कोई अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अंदर वायलेशन करता है, तो ये प्लेंटी बताई गई है। और उसके बाद बताया गया कि कोई एजेंट है, अगर कोई, अब एजेंट के ये तो सब प्रमोटर्स के थे, अब सेक्शन 62 एजेंट के ऊपर बताया गया। अगर कोई एजेंट जो है रजिस्टर नहीं करता है या फिर कॉन्ट्रवीन करता है जो सेक्शन 9 और 10 के तहत, तो उनको भी फाइन जो है वो 5% तक का देना पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ जो प्लॉट, अपार्टमेंट, जो बिल्डिंग, जो भी केस होगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जो अथॉरिटी है वो डिटरमाइन करेगी। और इसके बाद प्लेंटी भी बताई है अथॉरिटी की, अगर वो ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती है, प्रमोटर मतलब अथॉरिटी के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती है, तो उसको जो फाइन होगा वो देना होगा हर डे के हिसाब से, और जो कि 5% तक का हो सकता है जो कॉस्ट ऑफ रियल प्रोजेक्ट होगा। और अगर कोई प्लेंटी सेक्शन 64 बताता है कि अगर कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये पहले अथॉरिटी का ट्राइब्यूनल को प्रमोटर कंप्लाई नहीं करता, अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को प्रमोटर कंप्लाई नहीं करता तो एक तरह का कंटेम्प्ट माना गया है। तो यहाँ पर बताया कि इसमें सजा हो सकती है 3 साल तक की, और जो फाइन होगा हर डिफॉल्ट का जो कि 10% तक का जा सकता है। तो यहाँ पर एक अपीलेट ट्राइब्यूनल एक जस्ट लाइक कोर्ट की तरह बताया गया है, और ये ट्राइब्यूनल का अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो एक जस्ट लाइक वायलेशन माना जाएगा, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है, अब यहाँ पे सेक्शन 65 बताया गया है, अगर रियल एस्टेट एजेंट है अथॉरिटी के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है तो इसमें 5% तक की कॉस्ट देनी होगी, प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, जो भी केस बनता होगा, जो भी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता रियल एस्टेट एजेंट, तो ये पहले अथॉरिटी का था, अभी रियल एस्टेट का सेक्शन 66 का बता रखा है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो इसमें 1 साल तक की सजा होगी, और फाइन होगा, और जो कि डिटरमाइन होगा, जो कि 10% होगा कॉस्ट, प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग का। और ये अब सेक्शन 67 अलॉटी के ऊपर भी बना रखा है कि अगर कोई अथॉरिटी का
ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता, जो उसमें भी 5% ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट जो बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा वो देना होगा। और अगर अलॉटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो इसमें 1 साल तक की सजा होगी और फाइन होगा जो कि 10% होगा प्लॉट अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट का। और कोई ऑफेंसेस कंपनी का करती है वो सेक्शन 69 के अंदर बता रखा है। और अब यहाँ पर सेक्शन 70 कंपाउंडिंग के लिए बता रखा है कि मीन्स इसको ऑफेंस को कंपाउंड भी किया जा सकता है, और लेकिन जो भी अमाउंट होगा वो उससे ज्यादा नहीं होगा जो कि फाइन जो इम्पोज किया गया है ऑफेंस के अंदर। अगर उसे कंपाउंड भी किया जाता तो उस फाइन से ज्यादा की इसकी वैल्यू नहीं होगी। और सेक्शन 70 के बाद ये था एक्ट रियल एस्टेट का। अब यह देखिए यहाँ पर ये सेक्शन जो बता रखा है मिसलेनियस का, तो मीन्स अब जब रीरा का जो एक्ट आ गया तो अब सिविल कोर्ट्स की पावर नहीं है, उसको बार कर दिया गया। तो मीन्स इंजंक्शन आप सिविल कोर्ट से नहीं ले सकते, सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन के कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको रीरा के पास ही जाना पड़ेगा। जो भी अगर उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं तो सिविल कोर्ट्स के अंदर पावर नहीं है कि वो इसको एंटरटेन करें। सेक्शन 17 के अंदर बार कर दिया गया है सिविल कोर्ट्स को। और कॉजनेंस ऑफ ऑफेंस है, तो यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी जो ट्रायल चलाती है, जो रिटन रिक्वेस्ट भेजती है अथॉरिटी, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट से नीचे ट्रायल नहीं चलेगा इनका। सेक्शन 80 जो है कॉजनेंस ऑफ द ऑफेंस के बारे में बताया। तो ये थे मेन प्रोविजंस जो कि रीरा से रिलेटेड थे, जो रीरा एक्ट जो बनाया गया है। तो बेसिक फंक्शन यही है इसमें, जो है बिल्डर्स के लिए, जो प्रमोटर्स के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए और लॉटिस के लिए बताया गया है। और नेक्स्ट समरी में हम ये बता रहे हैं कि इनको जो प्रमोटर्स को रजिस्टर कराना होगा, इवन एजेंट्स को भी रजिस्टर कराना होगा। कोई वायलेशन करते हैं तो उनकी प्लेंटी भी बता रखी है इन्होंने। और अगर कोई एग्रीवेट है इससे तो वो अपनी कंप्लेंट अथॉरिटी को दे सकता है। अथॉरिटी के बाद रियल एस्टेट जो ट्राइब्यूनल है उसमें भी जा सकते हैं। रियल एस्टेट ट्राइब्यूनल के बाद अगर उससे भी एग्रीवेट है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन तो बनती है, मेंटेनेबल ही है। और ये और सिविल कोर्ट्स को बार किया गया है इस एक्ट में। तो ये था रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट एक्ट 2016। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।